Assalamu alaikum, welcome everyone, I welcome all of you to my YouTube channel Allied in Healthcare Solutions। आज का जो ये वीडियो है हमारे प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूशन है। आप में से जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसमें जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे दोज वे रिलेवेंट टू जनरल एनेस्थीसिया, उसी वीडियो का जो है ये सेकंड पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में मैंने जो भी एमसीक्यूज रिलेटेड टू जनरल एनेस्थीसिया डिस्कस किए हैं वो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और चांस है कि अपकमिंग एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। ठीक, आज का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा दैट इज so the first question which is on your screen, which among the following IV anesthetic causes maximum pain on injection? आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा IV एनेस्थेटिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा पेन करता है। ठीक, ऑप्शंस पहले देखेंगे, मिथोहेक्सिटोन, इटोमिडेट, कीटामीन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैक्सिमम पेन पूछा जा रहा है। ठीक, एक होता है कि पेन, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मैक्सिमम पेन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो दैट मीन्स कि इसमें ऑप्शंस जो है यूजुअली एक दो ड्रग होंगे या सारे भी हो सकते हैं जो पेन करते हैं। ठीक, ऑप्शंस को हम पहले देखेंगे। जो कीटामीन है, ठीक, कीटामीन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे पेन कॉज नहीं करता, तो ये इसका ऑप्शन नहीं रहेगा। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव जो है इसका ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे है ऑप्शन बी जो है इटोमिडेट के बारे में आप याद रखेंगे, इट इज़ द ड्रग विच कॉजेज मैक्सिमम पेन ऑन IV एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो इटोमिडेट जो है ये सबसे ज़्यादा पेन करता है IV एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रेजेंट होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट होता है जिसके कारण से जो है ये पेन कॉज करता है। ठीक, कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो इटोमिडेट है इट कॉजेज पेन ऑन IV एडमिनिस्ट्रेशन, रीज़न यही कि इसमें जो कंसंट्रेशन है उसमें ऐड होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, ये इसको इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि जो इटोमिडेट है ये पुअरली वाटर सॉल्युबल है, इसकी सॉल्युबिलिटी को एनहेंस करने के लिए और स्टेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल ऐड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो है मिथोहेक्सिटोन भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे पेन कॉज करता है बट नॉट मोर देन इटोमिडेट। ठीक, ऑप्शन बी जो है आप याद रखेंगे इसका राइट रहेगा। ठीक, इसके अलावा भी जो हमारे पास IV इंडक्शन एजेंट्स है जो पेन कॉज करते हैं, मैं आपको यहाँ पे उनका जो है थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ कि सबसे ज़्यादा कौन पेन कॉज करता है। ठीक, तो फर्स्ट आपने अब याद रखा कि जो है इटोमिडेट सबसे ज़्यादा करता है। ठीक, हाँ, ठीक, इटोमिडेट सबसे ज़्यादा करता है। उसके बाद जो है प्रोपोफॉल उसके बाद प्रोपोफॉल के बाद आप याद रखेंगे दैट इज़ डायज़ेपाम। ये दोनों जो है ऑयल बेस्ड प्रिपरेशंस है, इसमें प्रेजेंट होता है सोयाबीन ऑयल जो प्रोपोफॉल है उसके कारण पेनफुल होता है, और ये जो है डायज़ेपाम भी ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन है। ठीक, इसकी वाटर बेस्ड प्रिपरेशन भी आती है जो पेन कॉज नहीं करती, या अगर आप याद रखेंगे प्रोपोफॉल का भी एक एडजॉइंट आता है जिसको हम फॉस्प्रोपोफॉल कहते हैं, वो भी पेन कॉज नहीं करता। ठीक, तो डायज़ेपाम के बाद आप याद रखेंगे जो आपने यहाँ ऑप्शन में देखा था दैट इज़ मिथोहेक्सिटोन। हाँ, ठीक, एक और ड्रग के बारे में भी आपने सुना होगा दैट इज़ थायोपेंटोन। ठीक, तो थायोपेंटोन जो है इट डज नॉट कॉज पेन ऑन IV एडमिनिस्ट्रेशन बट इट कॉजेज पेन इफ इट इज़ गिवन एक्सीडेंटली इन टिश्यू और आर्टरी। हाँ, आर्टरी या टिश्यू में अगर ये एक्सीडेंटली दिया गया तो इट कैन कॉज पेन, अदरवाइज ये पेन ऑन IV एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता। ठीक, तो ये जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपने अब राइट आंसर रखा दैट इज़ इटोमिडेट किससे ज़्यादा करता है? प्रोपोफॉल से, प्रोपोफॉल मोर देन डायज़ेपाम मोर देन मिथोहेक्सिटोन। ठीक, और थायोपेंटोन जो है अगर ये एक्सीडेंटली टिश्यू या आर्टरी में दिया तो दैट कैन लीड टू एक्सेसिव पेन। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ्टी फीचर फाउंड ऑन मॉडर्न एनेस्थीसिया वेपोराइजर? आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो मॉडर्न एनेस्थीसिया वेपोराइजर्स हैं
इनमें से कौन सा सेफ्टी फीचर उसमें होता है। ठीक, ऑप्शंस पहले देखेंगे। ब्लड प्रेशर मॉनिटर, टेम्परेचर सेंसर, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी डिस्प्ले। ठीक, तो यहाँ पे आपको मॉडर्न एनेस्थीसिया वेपोराइजर का पूछा जा रहा है। ठीक, तो उसके लिए जो राइट ऑप्शन आप याद रखेंगे दैट इज़ टेम्परेचर सेंसर। ठीक, ये क्या करता है, ये जो एक वेपोराइजर होता है उसका जो टेम्परेचर है कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। ठीक, और अगर वो कभी भी किसी कारण से राइज अप हुआ मोर देन जो स्पेसिफाइड टेम्परेचर होता है, ये जो है एजेंट को शट डाउन करता है और साथ में क्या करता है, अलार्म करता है दैट टाइम पे। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा टेम्परेचर सेंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, which among the following does not affect the MAC of inhalational anesthetic? आपने आइडेंटिफाई करना है इन फैक्टर्स में कौन सा फैक्टर मैक इफेक्ट नहीं करता। ठीक, मैक के रिलेटेड आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे आपको किसी पर्टिकुलर एजेंट का मैक पूछा जाता है या आपको मैक फैक्टर डिक्रीज इंक्रीज पूछा जाता है। तो इसके रिलेटेड जो है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ ओवरव्यू दूँ सो दैट कि आप इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक, मैक एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, मैक एक्चुअली स्टैंड्स फॉर मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी एक इनहेलेशनल एजेंट की जो हमें रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम होती है 50% पेशेंट्स में एल्वियोलाई में, टू प्रिवेंट हिज मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू सर्जिकल स्टिमुलस दैट इज इंसिजन। ठीक, यानी इंसिजन के टाइम पे जो उसका जो रेस्पॉन्स है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक मिनिमम रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन इनहेलेशनल एजेंट की जो हमें एल्वियोलाई में होती है दैट इज़ एक्चुअली मैक। ये हम 50% पॉपुलेशन में देखते हैं। ठीक, मैक जो है, मैक डिटरमाइन करता है पोटेंसी ऑफ इनहेलेशनल एजेंट। ठीक, पोटेंसी ऑफ इनहेलेशनल एजेंट, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंसी। हाँ, ये आप याद रखेंगे। ठीक, दैट मीन्स हायर द मैक ऑफ इनहेलेशनल एजेंट लीस्ट विल बी इट्स पोटेंसी, और the lowest MAC of any inhalational agent and the highest will be its potency। ठीक, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास इनहेलेशनल एजेंट हैं उनका मैक बोलूँगा सो दैट कि आप इजी वे में हाईएस्ट पोटेंट एंड लीस्ट पोटेंट आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक, तो अर्ली जो यूज़ किया जाता था दैट वाज मेथॉक्सीफ्लोरिन। ठीक, तो एक साइड से एजेंट हम लिखेंगे, दूसरे साइड से जो है इनका मैक, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, सेकेंड विल बी हेलोथेन। ठीक, थर्ड विल बी आइसोफ्लोरिन, फोर्थ विल बी सिवोफ्लोरिन, फिफ्थ विल बी डेस्फ्लोरिन, and the last one inhalational agent that is a carrier gas nitrous oxide। हाँ, तो जो पहला एजेंट यहाँ पे है मीथॉक्सफ्लोरिन, तो मीथॉक्सफ्लोरिन जो है इसका सबसे कम मैक होता है दैट इज़ 0.16%, बट अब इसको यूज़ नहीं किया जाता। बट स्टिल अगर आपको क्वेश्चन में आया कि जो हाईएस्ट पोटेंट होता है इनमें से कौन सा है, अगर मीथॉक्सफ्लोरिन वहाँ पे ऑप्शन होगा इट विल बी द प्रेफरेबल आंसर, क्योंकि इसकी जो है हाईएस्ट पोटेंसी होती है। ठीक, ठीक, उसके बाद हेलोथेन जो कॉमनली नवरडेज यूज़ किया जाता है, इसकी का जो मैक होता है दैट इज़ 0.74%, और ये करंट जो है हाईएस्ट पोटेंट है। ठीक, जो करंट इनहेलेशनल एजेंट हम यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद आइसोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन का आप याद रखें 1.15%। ठीक, उसके बाद सिवोफ्लोरिन इसका 2%, उसके बाद डेस्फ्लोरिन दैट इज़ 6%, एंड लास्ट वन दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड 104 यानी 104%। ठीक, तो जो लीस्ट पोटेंट है ये दो हम याद रखेंगे। अगर
नाइट्रस ऑप्शन होगा तो नाइट्रस विल बी लीस्ट पोटेंट, अगर डैश होगा देन दे विल बी बोथ दीज पोटेंट। हाँ, ये आप याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था कि मैक, इनमें से कौन सा फैक्टर मैक पे अफेक्ट नहीं करता, ठीक। ये भी मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दूँ, एज, टेम्परेचर, प्रेगनेंसी एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक। तो ये भी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे एज इस साइड रखेंगे और चेंज रखेंगे, ठीक। एज के बाद टेम्परेचर था, उसके बाद प्रेगनेंसी, ठीक। और जो लास्ट ऑप्शन था हाइपोथायरॉयडिज्म, हाँ, ठीक। एज के रिलेटेड आप याद रखेंगे एट द एज ऑफ 5 to 6 years, ठीक। जो मैक होता है हाइस्ट रहता है, ठीक। एट द एज ऑफ 5 to 6 year हाइस्ट मैक होता है, और उसके बाद थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज एट प्यूबरिटी होती है। प्यूबरिटी के टाइम पे स्लाइट इंक्रीज होता है, उसके बाद जो है डिक्रीज होता है थ्रू आउट लाइफ या ओल्ड एज, आप याद रखेंगे, ठीक। ओल्ड एज। उसके बाद टेम्परेचर भी जो है अफेक्ट करता है मैक पे। अगर टेम्परेचर हाइपोथर्मिया हो, ठीक, तो मैक जो है डिक्रीज होता है, ठीक। एंड ऑल्सो इफ टेम्परेचर इज अप टू 42 degrees Celsius, मैक विल स्टिल डिक्रीज, बट इफ इट इज ग्रेटर देन 42 degrees Celsius, मैक विल इंक्रीज। हाँ, ये आप याद रखेंगे। टेम्परेचर में अगर हाइपोथर्मिया हो, मैक विल डिक्रीज। इफ टेम्परेचर इज अप टू 42 degrees Celsius, स्टिल मैक विल डिक्रीज, बट इफ इट इज मोर देन 42 degrees Celsius, मैक विल इंक्रीज, ठीक। उसके बाद प्रेगनेंसी में जो है मैक डिक्रीज होता है, ठीक। मैक प्रेगनेंसी में भी जो है मैक डिक्रीज होता है। दैट्स वाई जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहेलेशनल एजेंट होता है वो रिड्यूस किया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, ठीक। उसके बाद जो है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में आप याद रखेंगे, अगर थायराइड की हम बात करें, ठीक, थायराइड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, वेदर इट इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, इट डज नॉट शो एनी चेंज इन मैक, ठीक। तो मैक पे जो है थायराइड डिसऑर्डर कोई इफेक्ट नहीं करता, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके साथ साथ जो है ओबेसिटी में भी जो है इफेक्ट नहीं होता, ठीक। या अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ भी जो है नो इफेक्ट शो करते हैं, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ एनी अदर अंडरलाइंग कॉज, ठीक। तो थायराइड डिसऑर्डर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ओबेसिटी में नहीं होता, डायबिटीज़ में नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ एनी अदर अंडरलाइंग कॉज। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर अब यहाँ पे रहेगा दैट विल बी हाइपोथायरॉयडिज्म। हाँ, okay, next question which is on your screen, in which type of EtCO2 monitoring sensor is placed directly in patient's airway? आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो EtCO2 एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग है, कौन से EtCO2 मॉनिटरिंग टाइप में सेंसर पेशेंट की एयरवे में डायरेक्टली प्लेस्ड होता है, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, मेन स्ट्रीम, साइड स्ट्रीम, बोथ, नन ऑफ द अबव, ठीक। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ दे दूँ इसके रिलेटेड। EtCO2, ठीक। EtCO2 का मतलब एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड, एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो एक्सपायर्ड गैसेस होता है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करते हैं, ठीक। और जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है दैट इज़ 35 to 45 mmHg, ठीक, mmO।
मरकरी। ठीक, ये एक मेजर मॉनिटरिंग सिस्टम है एनेस्थीसिया में, जो हमें इंटुबेशन के टाइम पे कंफर्मेशन के लिए भी यूज़ होता है। इसके साथ साथ पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस भी इसी से चेक होता है। यूजुअली जो है इसमें 2 टाइप्स होते हैं, मेन स्ट्रीम एंड साइड स्ट्रीम। ठीक, मेन स्ट्रीम में क्या होता है कि जो सेंसर इसका होता है EtCO2 सिस्टम का, वो डायरेक्टली प्लेस होता है इन बिटवीन पेशेंट्स एंडोट्रैकियल ट्यूब एंड ब्रीदिंग सर्किट। ठीक, जहाँ पे ब्रीदिंग सर्किट डिस्टल एंड के पास कनेक्ट होता है पेशेंट के एंडोट्रैकियल ट्यूब के साथ, तो वहाँ पे प्लेस होता है इसका सेंसर। और फिर जब पेशेंट एक्सहेल करता है तो वहाँ से वो सैंपल कलेक्ट करके मॉनिटर पे उसकी रीडिंग एक्यूरेसी शो करता है। ठीक, लेकिन जो साइड स्ट्रीम है, ठीक, साइड स्ट्रीम जैसे मेन स्ट्रीम में मैंने बोला कि पेशेंट को सपोज ये पेशेंट है, इसको इंटुबेट करके हैं। ठीक, इंटुबेट के बाद जो एंडोट्रैकियल ट्यूब का ये डिस्टल एंड है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रीदिंग सर्किट अटैच है, ठीक, एडेप्टर के थ्रू। ठीक, तो यहाँ पे मेन स्ट्रीम में सेंसर प्लेस होगा। ठीक, तो सेंसर प्लेस होगा, पेशेंट एक्सहेल करेगा तो यहाँ पे सेंसर डिटेक्ट करेगा, फिर मॉनिटरिंग पे शो करेगा। ठीक, लेकिन जो साइड स्ट्रीम है, साइड स्ट्रीम में क्या होता है, इसका मतलब ये देख लिया कि साइड स्ट्रीम मीन्स अवे फ्रॉम द मेन लाइन। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो एक कैनुला टाइप ट्यूब होता है वो कनेक्टेड होता है यहाँ से। ठीक, वो क्या करता है, जो ये एक्सहेलेड गैस है इसमें से सैंपल कलेक्ट करता है। ठीक, सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो है सेपरेट एक एनालाइज़र होता है जिसमें सेंसर भी होता है और मॉनिटर भी होता है। ठीक, वहाँ पे जाके डिटेक्ट करता है और हमें एक्यूरेसी बताता है। ठीक, तो साइड स्ट्रीम में जो है सेंसर अवे फ्रॉम सर्किट होता है, लेकिन मेन स्ट्रीम में जो है सेंसर डायरेक्टली प्लेस होता है ET ट्यूब एंड ब्रीदिंग सर्किट के बीच में। ठीक, तो ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए। Okay, next question. In which type of EtCO2 monitoring technique there is high chance of blockage or obstruction of the line? जैसे मैंने ऊपर बात की थी टाइप्स ऑफ EtCO2 मॉनिटरिंग, मेन स्ट्रीम एंड साइड स्ट्रीम की, यहाँ पे उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो EtCO2 मॉनिटरिंग टेक्निक है जिसमें ज़्यादा चांस होते हैं ब्लॉकेज या ओब्स्ट्रक्शन के। ठीक, ऑप्शंस देख लेते हैं, मेन स्ट्रीम, साइड स्ट्रीम, बोथ, नन ऑफ द अबव। ठीक, कि जो मेन स्ट्रीम EtCO2 मॉनिटरिंग है उसमें क्या होता है कि जो सेंसर होता है वो डायरेक्टली एयरवे में प्लेस होता है, लेकिन जो साइड स्ट्रीम है उसमें क्या होता है कि सपोज अगर ये एयरवे है, इसके साइड में एक कैनुला कनेक्ट होता है। ठीक, और उसी कैनुला के थ्रू सैंपल जाता है, फिर वो एनालाइज होता है। ठीक, और जो चांस रहता है ब्लॉकेज और ओब्स्ट्रक्शन का वो हाई रहता है साइड स्ट्रीम में, क्योंकि ये ट्यूब जो है कभी कभार किंक होता है। ठीक, किंकनेस के कारण जो है इसमें ब्लॉकेज आ सकता है, या कभी इसमें सिक्रीशन आ जाती है। ठीक, और उन्हीं सिक्रीशन के कारण जो है इसमें ओब्स्ट्रक्शन आ जाती है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये प्रीवियसली पूछा गया था ये क्वेश्चन, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने इसको प्लेस करा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी साइड स्ट्रीम monitoring. ठीक, next question which is on your screen, the following IV induction agent increase respiratory rate. आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो एजेंट्स दिए गए हैं इनमें से रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कौन करता है। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, थायोपेंटोन, केटामीन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट। ठीक, आपने पढ़ा होगा जो केटामीन हमारे पास है ये बाकी IV इंडक्शन एजेंट्स में से जो है अपोजिट यूजुअली इफेक्ट शो करता है। ठीक, अगर हम इन 3 एजेंट्स को एक साइड पे रखेंगे, दैट इज थायोपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट। ठीक, और यहाँ से हम केटामीन को रखेंगे। ठीक, तो केटामीन जो है इसके रिसेप्टर्स भी डिफरेंट होते हैं जो बाकी एनेस्थेटिक एजेंट्स के होते हैं। केटामीन जो है एक्ट करता है NMDA रिसेप्टर्स पे। ठीक, दैट इज N-methyl deaspirate, बट जो ये है थायोपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट ये एक्ट करते हैं थ्रू गाबा, दैट इज गामा एमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। ठीक, अब अगर हम बात करें इनके इफेक्ट्स ऑन फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स की, ठीक, इन 3 एजेंट्स की, तो पहले हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट,
इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एंड सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट। ठीक, वो सारे जो पैरामीटर्स है ये यूजुअली डिक्रीज़ करते हैं। ठीक, बट जो केटामीन है, केटामीन इसका अपोजिट इफेक्ट शो करता है, यानी ये रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ करता है। ठीक, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। ठीक, इंट्राक्रैनियल टेंशन को इंक्रीज़ करता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। ठीक, तो ये यूजुअली अपोजिट इफेक्ट शो करता है एज अदर आईवी इंडक्शन एजेंट्स के। ठीक, एक एडवांटेज रहता है केटामीन का कि ये जो है शॉक पेशेंट्स में चॉइस बनता है। ठीक, चॉइस इन शॉक पेशेंट्स। ठीक, तो शॉक पेशेंट्स में जो है केटामीन में चॉइस रहता है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी रेट, अब आपने आइडेंटिफाई करा होगा कि केटामीन जो है रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करता है। ठीक, बाकी सारे एजेंट्स डिक्रीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेस्फ्लोरिन। आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो डेस्फ्लोरिन है उसके रिलेटेड जो यहाँ पे ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। सेफ एनवायरमेंटली, रैपिड इंडक्शन एंड रैपिड रिकवरी, लेस पोटेंट देन हेलोथेन, कॉमनली यूज्ड इन चिल्ड्रन। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन डी की पहले बात यहाँ पे करें, दैट इज कॉमनली यूज्ड इन चिल्ड्रन। ठीक, डेस्फ्लोरिन का जो ऑर्डर है वो पंजेंट होता है। ठीक, इसका ऑर्डर जो है वो पंजेंट होता है, उसके कारण से जो है इसका इंडक्शन इरिटेंट होता है। ठीक, इरिटेंट नेचर के कारण जो है ये कफ इनिशिएट करता है या लैरिंजियल स्पाज्म करता है, और ये चिल्ड्रंस के लिए बिल्कुल भी कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि चिल्ड्रंस के लिए जो कॉमनली यूज़ किया जाता है स्मूथ इंडक्शन एजेंट यूज़ किया जाता है, दैट इज सीवोफ्लोरिन। ठीक, उसका ऑर्डर जो है वो स्मूथ है, उसके कारण जो है उनमें कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक, सेकंड जो यहाँ पे ऑप्शन सी है, लेस पोटेंट देन हेलोथेन। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था, पोटेंसी जो इनहेलेशनल एजेंट्स की है वो डिसाइड करता है मैक, यानी मैक से हम डिटरमाइन करते हैं पोटेंसी ऑफ इनहेलेशनल एजेंट। ठीक, तो हेलोथेन का जो मैक वैल्यू है वो कम है एज कम्पेयर टू डेस्फ्लोरिन। ठीक, हेलोथेन का जैसे मैंने पहले ही बोला 0.74% है और डेस का 6%। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है इसका, लेस पोटेंट देन हेलोथेन। तो डेस्फ्लोरिन लेस पोटेंट है एज कंपेयर टू हेलोथेन। ऑप्शन बी जो है रैपिड इंडक्शन एंड रैपिड रिकवरी, ऑप्शन बी भी लग रहा है कि ये इसका करेक्ट ही है, क्योंकि अगर हम बात करें रैपिड इंडक्शन एंड रैपिड रिकवरी की, वो हम डिटरमाइन करते हैं ब्लड गैस कोएफिशिएंट से। ठीक, और जो ब्लड गैस कोएफिशिएंट डेस्फ्लोरिन का है वो सबसे लोएस्ट है, दैट इज 0.42। ठीक, तो ये भी जो स्टेटमेंट यहाँ पे है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है इसका। ऑप्शन ए भी यहाँ पे देख लेते हैं, सेफ एनवायरमेंटली। ठीक, तो एनवायरनमेंट के लिए डेस्फ्लोरिन बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि इसको कहा जाता है पोटेंट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसका जो है पोटेंट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, इसके कारण जो है एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इससे एयर पोल्यूशंस भी होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए एंड डी जो है इसका रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगा, और जो ऑप्शन बी एंड सी है वो इसके करेक्ट स्टेटमेंट्स रहेंगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज यूज्ड फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। फॉर एंक्सियोलिसिस टू डिक्रीज सिक्रीशंस, रिड्यूस द डोज ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट्स, प्रोड्यूस एमनीशिया। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है उनका पर्पस क्या होता है। ठीक, ये ऑप्शंस में दिया गया है कि सारे पर्पस होते हैं, बट एक को छोड़ के। ठीक, अपने करेक्ट आइडेंटिफाई करना है, वो आप कमेंट सेक्शन में आज कमेंट करेंगे एज होमवर्क। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रेलेवेंट टू जनरल एनेस्थीसिया। होपफुली इसका पार्ट नेक्स्ट भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसमें हम आईवी एनेस्थेटिक एज वेल एज इनहेलेशनल कोशिश करेंगे खत्म करने की। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।